हेलो दोस्तों आप में से कई लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने की। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारा कवर करने की, लेकिन हो सकता है कुछ अभी मैं वीडियोस नहीं बना पाया हूँ। तो अगर मैं आपके बोले हुए टॉपिक पे अभी वीडियो नहीं बना पाया हूँ तो आप निराश ना हो, मैं अभी 1-2 महीने में सारे टॉपिक्स कवर कर लूँगा। लेकिन आप लोग ऐसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे किस बारे में ज़्यादा वीडियो बनानी है। मेरे लिए काफ़ी आसान हो रहा है दोस्तों वीडियो ऐसे बनाना। और आज का टॉपिक हमारा अब हम शुरू करते हैं SBI ब्लू चिप फंड के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आप लोगों का कॉमन सवाल पे जवाब दे देता हूँ कि आप SIP बंद कराने हुए कोई आपको पेनल्टी या फीस देनी पड़ती है? तो उसका जवाब ना है। ऐसा कुछ आपको अलग से पेनल्टी या फीस नहीं देनी पड़ती है। आपका जब मन करे आप SIP पॉज या स्टॉप करा सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं SBI ब्लू चिप फंड के बारे में। SBI ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो ये ज़्यादातर अपना पैसा टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये एक बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है और ये आज से 4-5 साल अगर हम बात करें तो ये सबसे अच्छा फंड हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में ये थोड़ा कम अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये कम अच्छा रिटर्न दे रहा है, और आगे आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या इसमें जुड़ा रहना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड अपना बदल लेना चाहिए। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसने कैसी रिटर्न दी है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक लार्ज कैप फंड है, तो ये मेजरली अपना जो पैसा है वो टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 54 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर हम इसके लॉन्च की बात करें तो ये जनवरी 2013 में फंड शुरू हुआ था। अब आइए अगर हम देख लेते हैं इस फंड की मार्केट एलोकेशन, मार्केट साइज़ के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज़ में 86%, वहीं मिड कैप कंपनीज़ में 11% और स्मॉल कैप कंपनीज़ में 1% पैसा लगाया हुआ है। तो यानी कि इसने मेजर पैसा अपना सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज़ में ही ज़्यादा लगाया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड का साइज़ क्या है। ये फंड अभी 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा हैंडल कर रहा है, जो कि इस फंड के साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आइए देख लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो इस फंड की चल रही है 1.03। वहीं जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसकी जो एवरेज एक्सपेंस रेशो होती है वो 1.14% होती है। तो यानी ये कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही इसकी एक्सपेंस रेशो अभी चल रही है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इसके आप SIP कितना करा सकते हैं। तो आप मिनिमम इसमें 100 रुपये से SIP शुरू करा सकते हैं। वहीं अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये इसमें लगाने होंगे। और अगर हम बात करते हैं इसमें एग्ज़िट लोड की, तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% इस पर एग्ज़िट लोड देना होगा, और 1 साल के बाद आप कुछ भी निकालते हैं तो कोई एग्ज़िट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि इस फंड के रिस्क रेशोज़ अलग अलग क्या है। तो अगर मैं बीटा की बात करूं इस फंड के, तो वो लगभग 0.96% चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रिटर्न है वो पिछले 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही है। और अगर हम दूसरी रेशोज़, शार्प रेशो और टर्नर रेशो की बात करें, तो इन रेशोज़ अच्छी लग रही हैं। तो इसका मतलब ये है, इन रेशोज़ को देख के हमें ये समझ आता है कि ये जो फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो इसकी अच्छी है। ये फंड कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न ज्वाइन करने की कोशिश करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन सेक्टर्स में और किन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं मेजर सेक्टर्स की, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 37%, वहीं कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10-11% के आसपास, वहीं एनर्जी सेक्टर में 8% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। तो इन 5 सेक्टर में मिला के इसने कम से कम 70 के आसपास अपना पैसा लगाया हुआ है। तो लगभग 37% इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया है। अब अगर हम इसमें कंपनीज पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने HDFC बैंक में लगाया है 10%, वहीं ICICI बैंक में 6% और इन्फोसिस में 5%, वहीं HCL टेक में भी 5% के आसपास, वहीं HDFC में 4%, L&T में भी 3.5% के आसपास, वहीं डिविज लैब, ITC, रिलायंस और श्री सीमेंट में भी इसने 3 से 2% के बीच में पैसा लगाया हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझें तो ये फंड बाय एंड होल्ड करने की स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा चलता है कि ये फंड एक बार ही जिन कंपनीज को खरीद लेता है उनको लंबे टाइम के लिए अपने पास रखता है। टर्नओवर रेशियो इस फंड की काफ़ी कम है, 20-25% की। हालांकि जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसमें एवरेजली 150% तक की टर्नओवर रहती है। तो इससे समझ आता है कि एक कम रिस्क लेकर काम करने वाला फंड है, तो कम से कम रिस्क लेने पे ये विश्वास रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपनी को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं अभी इसके पोर्टफोलियो में, इनमें से काफ़ी कंपनीज है जो इसने काफ़ी लंबे टाइम से अपने पोर्टफोलियो में बनाई हुई है। दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उस पर कैसा रिटर्न इसने बना के दिया है। अब अगर हम 10,000 रुपये पर बात करें तो 1 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो वो पैसा आपका 11,500 रुपये के आसपास हो गया है, यानी कि 15% की रिटर्न। वहीं 2 सालों में 13,500 रुपये हो गया है, 35% के आसपास की रिटर्न। वहीं 3 सालों में 12,500 रुपये ये हो गए हैं, यानी कि 25% की रिटर्न। वहीं 5 सालों में ये आपका 10,000 रुपये 18,500 रुपये से ज़्यादा की रकम हो गई है, यानी कि 5 सालों में इस फंड ने आपको 87-88% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं अगर आपने इस फंड की शुरुआत में जनवरी 2013 में ही इसमें पैसे लगा दिए होते तो ये रिटर्न आपकी 30,000 रुपये कर दिया है 10,000 रुपये को, यानी कि 200% से भी ज़्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको पिछले 8 सालों में दी है। तो दोस्तों इस फंड ने ठीक ठाक रिटर्न दी है, इतनी बुरी रिटर्न नहीं दी है, लेकिन ये फंड कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये होल्ड एंड बाय की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। अब आइए देख लेते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स को इस फंड ने कैसे रिटर्न बना के दिए। अब अगर हम एसआईपी इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1 सालों में 12,000 की लागत इसने 15,500 कर दी है। वहीं 2 सालों में 24,000 रुपये लगा के 30,000 आपके अमाउंट हो गया है। वहीं 3 सालों में 36,000 रुपये पे 46,000 रुपये हो गए हैं। उसी तरह 5 सालों में 60,000 रुपये लगा के आपके 84,000 रुपये इस फंड ने बना दिए हैं। तो दोस्तों ये फंड ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न नहीं है अपनी एवरेज कैटेगरी के हिसाब से भी, लेकिन ये रिस्क कम लेता है। चाहे इसको रिटर्न थोड़ी कम मिल रही है लेकिन रिस्क भी ये कम ले रहा है। रिस्क एडजस्टेड इसकी रिटर्न अच्छी दिख रही है, लेकिन आप तभी इसमें इन्वेस्ट करें जब आपको रिस्क बिल्कुल ना लेना हो और किसी ऐसे फंड की ज़रूरत हो जो आप लंबे टाइम तक रखें, चाहे आपको उसमें 1-2% रिटर्न कम ही मिल रही हो। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पे इतना ही। अगर आपको किसी और फंड के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, और हाँ, जाने से पहले मेरा चैनल लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।